वीडियो की शुरुआत जीहू से होते जो कहता है, हो मैं शांत भरे ट्रेवल की उम्मीद कर रहा था। और वो तभी देखता है कि 12th प्रिंसेस उसके तीरों को छू रही होती है, तो वो कहता है, अरे तुम मेरे तीरों को क्यों छू रही हो। और 12th प्रिंसेस बस हंसते हुए तीरों को छुपा रही होती है। तभी जीहो कहता है, चलो उनको उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज देते हैं। और निशाना लगाते हुए कहता है, कम से कम अपने पहले शॉट को सक्सेसफुल बनाऊंगा। इतना कहते ही वो उस एरो को छोड़ देता है और वो एरो जाके सीधा उस बॉस के साथी को लग जाता है। उसका दूसरा साथी घबराते हुए बोलता है, अरे एक एरो। और बॉस भी घबराते हुए बोलता है, अरे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जियो खुश होते हुए कहते हैं, अरे ये लग गया। तभी 12th प्रिंसेस कहती है, ये थोड़ा हटके था। जियो कहता है, कम से कम मैंने किसी को तो हिट किया। अनफॉर्चुनेटली मैंने बॉस को हिट नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे आज मेरा अच्छा दिन नहीं है। तो वो कहते हैं, अगर तुम बॉस पे निशाना लगा रहे थे तो ये क्या गलती नहीं मानी जाएगी। तभी जियो कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा एरो सीधा गया था। और मिस, क्या आप मेरे एरो को नीचे रखकर शांति से बैठ सकती हैं, क्योंकि वो महंगे हैं। इसे सुनकर वो थोड़ी एम्बेरस होती है और एरो को छुपाते हुए कहती है, मैं पकड़ी गई। ओहो। जियो उससे कह ही रहा होता है, अगर तुम इसे वापस नहीं करती हो। तभी एमसी कहता है, वो मिस नॉर्सियास प्लेस की प्रिंसेस है। तो जियो बस चुपचाप एमसी को देखने लगता है। तो एमसी भी उसे देख रहा होता है। तो जियो ना चाहते हुए झूठी स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है तुम इसे ले सकती हो। तो वो खुश होते हुए कहते, सच में। तो जियो कहता है, हाँ ये इतना महंगा नहीं है, अगर तुम चाहो तो और भी ले सकती हो। और गुस्से में तीर चलाते हुए कहता है, भाड़ में जाइए ले कमीने। और इसे देखकर एमसी मन में कहता है, क्या वो अपना गुस्सा बैंडेज पे निकाल रहा है। और देखते वो एरो सीधे जाके बैंडेज को ही लग रहे होते हैं और वो बैंडेज मुश्किल से खुद को बचा पा रहे होते हैं। और उनका लीडर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे मैंने किसी आर्चर के बारे में नहीं सुना था। तो उसका साथी बोलता है, ऐसा लगता है जैसे वो हाल ही में उसके साथ जुड़े हैं। और उनका लीडर दांत पीसते हुए कहता है, क्यों अभी क्यों होना था। तो उसका साथी इधर उधर देखते हुए कहता है, चलो पहले घोड़े को उड़ा डालते हैं। दत्त की बॉस साहब, उन्हें यही रोकना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो उसका बॉस उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, कितनी बड़ी मुसीबत है। तो उसका साथी बोलता है, ज्यादा लोगों के होने का मतलब ये है कि उन्होंने पहले अपना गोल पूरा कर लिया है। अगर हम इस बार उन्हें रोकने में फेल हो गए तो वो बॉर्डर पार करके भाग जाएंगे। तो उनका बॉस हैरान होते हुए कहता है, क्या बॉर्डर पार। और परेशान होते हुए मन में कहता है, सचमुच ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये ऑपरेशन फेल हो गया तो वो पक्के तौर से मुझे मार डालेगा। इसी डर से वो चिल्लाते हुए कहता है, चार्ज, सभी लोग जाओ और उन्हें काट दो, भले ही वो तुम्हें मार डाले। और जियो उनको देखते हुए कहता है, क्या हो रहा है, वो हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं। तो 12th प्रिंसेस कहते हैं, क्या ये कोई प्रॉब्लम है, क्या उन्हें शूट करना आसान नहीं होगा। तो जियो कहता है, नहीं, हमारा एम उन सबको एरो मारना नहीं है, बल्कि उनकी संख्या कम करना, उन्हें डराना और उन्हें भगाना है। तो प्रिंसेस कहती है, ओ तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो जियो कहते हैं, अरे यार मुझे नहीं मालूम। उसका तो एमसी से पूछता है, क्या कोई आइडिया है। तभी घोस्ट कहता है, मैं ब्लॉकेट को तोड़ने जा रहा हूँ। तो जियो कहते हैं, उनके बैरिकेड को कैसे तोड़े। तो घोस्ट कहता है, सिंपल, कैरेज को रूम में घुसा कर। तो जियो परेशान होते हुए कहते हैं, तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम नहीं जानते कि लापरवाही से गाड़ी चलाने पे एक्सीडेंट होता है। अगर हम उन पे कैरेज चढ़ा दे तो आपको क्या लगता है कैरेज बर्बाद होगी। ये पॉसिबल हो सकता है कि हम फिसल के पलट जाए और हम सब मर जाएंगे। तो घोस्ट कहता है, अगर तुम डर रहे हो तो कैबिन के अंदर चले जाओ। इसे सुनकर जियो गुस्सा होते हुए कहते हैं, चाहे हम कैरेज के अंदर हो या बाहर, अगर कैरेज पलट गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और चिल्लाते हुए कहते हैं, सेक्रेटरी वून, क्या आपको कुछ और नहीं करना चाहिए। तो एमसी कहते हैं, अच्छा मुझे नहीं लगता कि मैं मर जाऊंगा। उसका एमसी डॉगरंग को देखते हुए मन में कहता है, मैं कोई भी आंदोलन टैलेंट नहीं जानता, लेकिन ब्रदर डॉगरंग मेरी मदद करेंगे। बिंगसोल छोटी प्रिंसेस और बिंगहोन 12th प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करेगी। और मिस्टर जेगल को मूवमेंट आर्ट की भी नॉलेज है। और मिस्टर जेगल को देखते जो घबरा रहा होता है और कहता है, अरे अब ऐसा लगता है कि अब कोई मदद नहीं हो सकती। इतना कहते वो कुछ कर रहा होता है और बॉम्ब को दिखाते हुए कहते हैं, मुझे अपना सीक्रेट हथियार इतनी आसान से नहीं दिखाना चाहिए। और बॉम्ब को एरो में बांधते हुए घोस्ट से कहता है, मैं एक ओपनिंग क्रिएट करूंगा, तो पक्का करना कि तुम इसे पकड़ लो। जिहो आगे कहता है, घोड़े के घबराने पर भी लगाम मत छोड़ना, ठीक है। तो घोस्ट कुछ नहीं कहता, बस हाँ में सिर हिलाता है। और जिहो चिंगारी लगाते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं इसे इतनी जल्दी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और देखते कि उसने दोनों बॉम्ब पे आग लगा दी होती है। और देखते कि एक बो को उसने अपने मुंह में रखा होता है और दूसरे को वो लोड कर रहा होता है। और इसी के साथ जिस एरो को उसने लोड किया होता है वो उसे छोड़ देता है। और उसके अगले ही पल वो अपने मुंह में रखे हुए एरो को भी छोड़ देता है। और उन दोनों में से एक एरो सीधे जाके बैंडिट के सामने गिरता है और बैंडिट भी हैरान होते हैं। तभी एक तेज रोशनी निकलती है जिसे देखकर बैंडिट का बॉस भी हैरान होता है। और एक जोर का धमाका भी होता है जिसमें आधे बैंडिट मारे जाते हैं। और देखते जो बैंडिट बच गए होते हैं वो कह रहे होते हैं, अरे मेरी आंखें, मेरी आंखें। और कोई कह रहा होता है, भागो। और उनके बॉस को देखते हुए चिल्लाते हुए सभी को कह रहा होता है, यही रुको, भागना बंद करो कमीनो। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो कैरेज ठीक उसके पीछे से ही आ रही होती है। इसे देखकर वो जल्दी से साइड में कूद जाता है और वो कैरेज बैंडिट्स के शील्ड के ऊपर से होकर निकल जाती है। और उनका बॉस बस चिल्लाता रह जाता है, उनको रोको, जल्दी उनको रोको। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके सभी साथी बैठ के खांस रहे होते हैं और वो बस दांत पीस रहा होता है। और कुछ बैंडिट उस कैरेज को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ देख नहीं पाते। और बॉस बस कैरेज को दूर जाते हुए देख रहा होता है और कहता है, अगर हमने ये खराब कर दिया तो हम मर जाएंगे। और तभी कैरेज के ऊपर दिखाते जहाँ पे वो प्रिंसेस कहती है, वाह क्या बम था। और जियो भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ ये एक बम है। वैसे भी ये सिर्फ शोर और धुआं मचा सकता है क्योंकि ये नकली है, फिर भी ये मुसीबत के टाइम पे काम करता है। और प्रिंसेस को देखते जो कुछ ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, फिर भी ये काम करने वाला है। तो जियो उसे इतना खुश होता हुआ देखकर कहता है, ओह तारीफ के लिए शुक्रिया। तभी वो प्रिंसेस के बैग के अंदर सामानों को ढूंढने लगती है। तो जियो कहते हैं, रुको, मेरे सामानों की तलाशी लेना बंद करो, मेरे पास अब कोई कीमती सामान नहीं बचा है। और एमसी को देखते जो परेशान होते मन में कहते हैं, वो सभी बैंडिट कहाँ से आए, मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ किसी अफवाह के कारण आया हूँ। और जियो को देखते जो कह रहा होता है, अरे अब मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है, सामान को तलाशी लेना बंद करो। तो प्रिंसेस कहती है, ठीक है। तो जियो कहता है, तुमने कहा ठीक है, फिर भी तुम ऐसा कर रही हो।
उसका दिखाते वो सीमा के सबसे पास वाले शहर में रुक गए होते क्योंकि रात हो गई होती है, और वो एक इन में रुके होते जहाँ पे किसी का हाथ दिखाते जो टेबल पे रखा होता है, और वो हाथ जेहो का होता है जिसने कुछ ज्यादा खा लिया होता है, और वो कहता है मैं आज जिंदा हूँ। और प्रिंसेस कहते वो तुमने कुछ ज्यादा खा लिया, और जेहो हंसते हुए कहते हो एक महान आदमी का पेट भी महान होता है। वैसे उन डाकुओं के बारे में क्या, वो क्या चाहते हैं? ऑब्वियसली हमारी जिंदगी, ब्यूटी या ट्रेजर नहीं। और वो तभी देखता है कि यंग लेडी उसी की ओर देख रही होती है, तो वो कहता है ओ मुझे गलत मत समझना, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लोग सुंदर नहीं है। तभी यंग लेडी कहती है आपको क्या लगता है कि वो हमारी जान के पीछे क्यों नहीं पड़े थे? तो वो कहता है अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं तुम्हारे पीछे बैंडेज नहीं भेजता। हमारे बारे में जो अफवाह फैलाई गई वो ये है कि हमारा पीछा किया जा रहा है, इसलिए वो ब्यूटी या ट्रेजर के पीछे नहीं हो सकते थे। इसके अलावा उन्होंने मुझे आपके ग्रुप में शामिल होने से भी नहीं रोका। ये सब एमसी भी ध्यान से सुन रहा होता है। तभी जीहो मुस्कुराते हुए कहता है तो क्या उनका एम हमें स्लो करना हो सकता है? वीडियो की शुरुआत जीहो से होती है जो कहता है तो उनका एम हमें स्लो करना है, और प्रिंसेस को देखते हैं जो कहती है स्टॉल, क्या वो चाहते कि हम एक स्टॉल खोलें? तो जिहो उसकी ओर देखते हुए कहते हैं मेरा मतलब है कि वो हमें स्लो करने के लिए हमारे रास्ते में आ रहे हैं। क्या नॉर्थ सी में कुछ हुआ? आखिर कौन आपके रास्ते में आना चाहेगा? और हम पीछे प्रिंसेस को देखते हैं जो कहती है ओह हाँ मैं समझ गई, हमें रोकने का यही मतलब है। तभी यंग लेडी कहती है मैं भी ठीक से नहीं जानती कि क्या हो रहा है, मैं बस जल्द से जल्द नॉर्थ सी तक पहुंचना चाहती हूँ। लेकिन ये सब तब हुआ जब हम बॉर्डर पार कर गए। तो एमसी कहती है आपका क्या मतलब है? तो वो कहती है इसका मतलब ये है कि शायद वहाँ के ऑफिसर को पहले रिश्वत दी जा चुकी है। तो हमसे चिल्लाते हुए कहते हैं बिल्कुल नहीं, हमारे देश के ऑफिसर इतने करप्ट नहीं हो सकते। तभी यंग लेडी कहते हैं मिस्टर स्कॉलर मैं देख सकती हूँ कि तुम पहले की तरह ही भोले हो। तभी जीहो कहता है प्रिंसेस सही है, बॉर्डर पर सेना को और सरकार को अक्सर बहुत कम पैसे मिलते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट इस जगह पर पुलिस को इस जगह पर भेजने की कोशिश भी नहीं करती, इसलिए करप्शन बहुत है। तो हमसे चौंकते हुए कहता है वो। तभी जीहो कहता है चिंता मत करो मैं। तभी वो सामने की ओर देखते हुए कहते रुको, क्या तुमने कोई गिफ्ट तैयार किया है प्रिंसेस? इसे सुनकर यंग लेडी बिंगसोल को आवाज लगाती है। तो बिंगसोल अपने स्लीव में से कुछ ढूंढने लगती है और निकाल कर दिखाते हैं, जिसे देखकर जीहो की भी हवा टाइट हो जाती है, और हम उसके हाथ में एक कलरफुल पिल को देखते हैं जो बहुत शाइन कर रहा होता है। तभी जीहो को देखते जो एकदम से जाकर उस बॉक्स को बंद कर देता है और घबराते हुए कहता है जल्दी से छुपाओ, क्या तुम हम सबको मारना चाहती हो? तभी यंग लेडी कहती है आप क्या सोचते हैं, क्या ये गेट कीपर का मन बदलने के लिए काफी है? तो जीहो बैठते हुए कहते हैं डेफिनेटली कीमती है, लेकिन अगर आपके पास एक और चीज होती तो ये बहुत अच्छा होता। तो प्रिंसेस कहती है एक और जेम, बहुत लालची। तो हमसे परेशान होते हुए मन में कहते हैं आखिर 12th प्रिंसेस को इतनी अजीब लैंग्वेज किसने सिखाई? और जीहो को देखते जो उसे समझा रहा होता है कि मेरा मतलब किसी और जेम्स से नहीं है, लेकिन एक पावरफुल और कैपेबल पैट्रॉन। और प्रिंसेस को देखते जो अजीब शक्ल बना रही होती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो जीहो उसे समझाते हुए कहता है बेसिकली हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए जो बाद में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम से निपट सके। मेरे पास एक सुझाव है, आप जेगल फैमिली का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉर्डर कोर्ट ऑफिशियल्स भी जेगल फैमिली को अनदेखा नहीं कर सकते। एमसी उदास होते हुए मन में कहते हैं मुझे पसंद नहीं है, फिर भी वो सही कह रहा है। यहाँ जेगल फैमिली रॉयल फैमिली से भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। तभी जियो यंग लेडी को देखते हुए कहता है मुझे अभी एक अजीब बात याद आई, आपको कैसे पता चला कि हम कहाँ थे? देखते हैं कि 12th प्रिंसेस उसको बताने वाली होती है। तभी यंग लेडी उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है कैसे? इससे बस एक कॉन्सिडेंस की तरह सोचो। इसे सुनकर 12th प्रिंसेस अपना मुंह लटका लेती है और एमसी और जियो घबराते हुए सोचते हैं आखिर क्या हुआ, वो इतने सस्पिशियस एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? लेकिन हमारे पूछने पर भी वो हमें नहीं बताएंगे, है ना? उसका सीन शिफ्ट होता है सुबह सुबह शहर के गेट की ओर, और हम देखते हैं कि वहाँ का एक बड़ा गेट खुलता है और जिहो देखते हुए कहते हैं वो अब लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं, और एमसी कहीं और देख रहा होता है। तभी एक कैरेट तेजी से उनके सामने से निकल जाता है। तो जिहो गुस्सा होते हुए कहते हैं उन्होंने पक्का लाइन देखी होगी, फिर भी वो जम करके आगे निकल रहे हैं। ये जगह सच में करप्शन से भरी हुई है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसका साइड से आते हुए कहता है अरे ऐसा जोर से मत कहो, इसे पहले से ही माइल्ड के तौर पे कंसीडर किया जाता है। पास्ट में तो वो किसी को पैसे लिए बिना जाने नहीं देते थे। ये अच्छी बात है कि उन्हें नया कमांडर मिल गया, पिछला कमांडर तो बहुत बुरा था। खैर कौन जानता है, हो सकता है कि अभी की सिचुएशन बदल जाए। इतना कहते वो जाने लगता है। तो जिहो कहते हैं मैं समझ गया, आपका इतना बताने के लिए शुक्रिया। और एमसी मन में कहता है अगर इस जगह का रूलर बहुत खराब है। ये हैरानी भरा है कि लोग करप्ट ऑफिशियल्स को लाइफ की एक सच्चाई के रूप में एक्सेप्ट करने लगे हैं। इस रियलिटी को पहली बार देखने के बाद मेरे मुंह में कड़वा स्वाद बैठ गया। तभी बिंगहोन एमसी से कहता है क्या तुम आ रहे हो? वो इतना कहते हैं कि तभी कुछ गार्ड आते हुए कहते हैं रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तो जियो उनसे बात करते हुए कहते हैं हेलो, आपको परेशान करने के लिए माफ करना, हम मुरी मैलाइन से हैं, क्या हम पास हो सकते हैं? गार्ड ये सुन के हैरान होता है कि वो मुरी मैलाइन से हैं, और वो घबराते हुए कहता है प्लीज थोड़ी देर इंतजार करो। और जियो उसके बाद एमसी को देखते हुए मुस्कुराते हुए मन में कहता है देखना ये इस तरह किया जाता है। और एमसी को समझ नहीं पाता, और एक गार्ड किसी को लाते हुए कहते हैं ये कैरेज है सर। और वो गार्ड जिसको ला रहा था वो कहता है कि आप मुरी मैलेंस के साथ है, कि आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन है? तो जियो एक लेटर को दिखाते हुए कहते हैं ये रहा। तो वो गार्ड लेटर को पढ़ने लगता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद वो कहता है हमें आपकी थोड़ी और जांच करनी है, हमारे पीछे ही है। इसे सुनकर जियो हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है आपका क्या मतलब है कि हमारे पेपर में कुछ गड़बड़ है? तो वो गार्ड कहता है शांत हो जाओ, मैं इसी की जांच करने जा रहा हूँ। तो जियो अभी भी चिल्लाते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे इंचार्ज से मिलना चाहता हूँ। तो गार्ड गुस्सा होते हुए कहता है क्या? तो जियो चिल्लाते हुए कहते हैं मैं मुरी मैलेंस के जेगल फैमिली से हूँ, मैं बिना किसी कारण के जांच किए जाने को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। गार्ड कहता है जेगल फैमिली? तो वो कहते हैं हाँ जेगल फैमिली। तो गार्ड मुस्कुराते हुए कहते हैं ओ मैं समझ गया, तो क्या हो गया बेवकूफ? और उसके पास आके चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम जेगल फैमिली का होगे तो मैं झुक जाऊंगा? यहाँ उस नाम का मतलब कुछ भी नहीं है। और जाते हुए कहते हैं इन सभी रूट कमीनों को घेर लो। और उसके साथ ही बोलते हैं ठीक है सर। तभी एमसी बोलते हैं माफ करना। तो वो गुस्सा होते हुए कहते हैं क्या बकवास है,
तभी एमसी कहता है मैं आपकी ड्यूटीज के बीच में रुकावट बनने के लिए माफी चाहता हूँ। तो वो गार्ड मन में कहता है स्कॉलर, और कहता है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे फॉलो करो। तो एमसी कहते हैं अब तक आपको पता चल गया होगा, लेकिन इस पेपर पर जेजियांग प्रोविंस सरकार की मोहर लगी है। तो वो गार्ड उस पेपर को देखने लगता है और उस टाइम के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन इसे जानने की जरूरत नहीं है। एमसी कहता है क्या है हमारे लिए नेचुरल नहीं है कि हम पूछे कि आप हमारे समर्थन पर शक क्यों कर रहे हैं। इसे सुनकर गार्ड परेशान होते हुए कहता है ये तभी एमसी की नजर बिंगहोन पे जाती है जो इशारा कर रहा होता है, और एमसी उसकी ओर नाम में सर हिलाते हुए मन में कहता है ऐसा मत करो बिंगहोन। तभी वो गार्ड चिल्लाते हुए कहते हैं कमीनो तुम यहाँ से जबरदस्ती रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे हो। एमसी कुछ समझ नहीं पाता और बाकी गार्ड उनकी ओर भाला कर देते हैं, और वो गार्ड चिल्लाते हुए कहते हैं अपने हथियार छोड़ दो और मेरे पीछे आओ वरना। तभी हम किसी को आते हुए देखते हैं और वो कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो गार्ड उसे बताता है कि उन्होंने हमारे साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया है और हाथापाई का सहारा ले रहे हैं। और वो लाल के वाला बोलता है क्या सहयोग करने से मना कर रहे हैं। और तभी हम जेहो को देखते हैं जो एमसी को वो बॉक्स पकड़ाते हुए कहता है अच्छा ये आदमी कमांडर लगता है। सेक्रेटरी वुन क्या आप इसे उनके पास चुपके से भेजने में कोई परेशानी तो नहीं है। और हम एमसी की शक्ल को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए उसे कमांडर को देख रहा होता है और कहता है ये जरूरी नहीं है क्योंकि वो कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे कोई रिश्वत दे सके। एमसी को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर जेहो भी थोड़ा हैरान होता है। तभी वो कमांडर एमसी के पास आते हुए कहता है क्या तुमने मेरे सबऑर्डिनेट की बात नहीं सुनी। तो एमसी उससे कहता है बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। इसे सुनकर वो हैरान होते हुए मन में कहता है उसका इससे क्या मतलब है कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। और एमसी को देखने लगता है ये, और उसे एमसी के बारे में याद आ जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता। और हैरान होते हुए कहता है क्या तुम स्कॉलर वुन हो। वीडियो के शायद कमांडर से होते हैं जो कहता है क्या तुम वो नहीं हो। तो एमसी कहता है हाँ मैं ही हूँ कैप्टन हयून। और परेशान होते मन में कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रॉयल गार्ड का फॉर्मल मेंबर यहाँ तैनात है। कैप्टन हान को डिमोटेड कर दिया गया होगा। कुआन बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं बहुत समय बाद मिले स्कॉलर वुन हयून, क्या आप कैसे हैं। ओ मेरे मैनर के लिए मुझे माफ करना, चलो अंदर चले। तो एमसी कहता है वेल ऐसा लगता है कि आपके सबऑर्डिनेट हमें बंदी बनाना चाहते हैं। वो इसे सुनकर एक पल के लिए हैरान होता है, फिर अपने साथियों से बोलते हैं अपने हथियार नीचे कर दो। तो उसका साथी बोलता है यस सर, फिर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद कुआन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है। कैपिटल से यहाँ कभी भी कोई भी लेटर नहीं भेजा जाता, सिर्फ अनऑफिशियल लोग ही है। स्कॉलर वुन क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे। चिंता मत करो मैं कभी भी तुम्हारे साथियों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा। तभी एमसी उससे कहता है पिछले कुछ दिनों से डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं। इसे सुनकर वो हैरान होते हुए कहता है तो फिर वो अफवाह ग्रेट ट्रेजर। तो एमसी कहते हैं हाँ वो सही है, किसी ने हमें धीमा करने के लिए एक महान खजाने की अफवाह फैला दी। और ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बॉर्डर गार्ड को भी रिश्वत दी है। क्या आपको लगता है कि अगर हमें हिरासत में ले लिया गया तो वो रुक जाएंगे। नहीं, अगर उन्हें पता होता कि हम बच नहीं सकते तो वो हमें मारने की कोशिश करते। इसे सुनकर चियोल परेशान और गुस्सा दोनों होता है और एमसी से कहता है तुम शहर में एंटर करने के लिए आजाद हो। इसे सुनकर जियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कैरेज के अंदर चला जाता है। एमसी परेशान होते हुए कहता है क्या तुम ठीक रहोगे। चियोल कहता है स्कॉलर वुन शायद आपको ये पता ना हो, आज सुबह कई सारे सस्पिशियस मुरिम एक्सपर्ट शहर के अंदर एंटर कर गए। इसे सुनकर तो एमसी भी हैरान होता है और वो आगे कहता है इसके अलावा मुझे एक अनऑफिशियल ऑर्डर भी मिला है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं चाहे वो यहाँ पे कुछ भी करते हो। और वो अफवाह वाले खजाने के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को जल्दी से चल जाना चाहिए और मेन रोड से भी बचना। जैसा कि ये है मेरे पास उन्हें रोकने के लिए ना तो कोई जस्टिफिकेशन है और ना कोई पावर। एमसी से इस तरह परेशान देखकर मन में कहता है कैप्टन कौन थोड़ा निराश लग रहे हैं। कुछ समय पहले वो रॉयल गार्ड के प्राउड कैप्टन थे, लेकिन वो इतनी आसानी से इस पिटीफुल स्टेट में आ गए। तभी यंग लेडी को देखते हैं जो बिंगहोन कहती है अब तुम हमें छोड़ सकते हो और पीछा करने वालों का अच्छी तरह से ख्याल रखना। इसे सुनकर जिहो कहता है क्या वो जा रहा है, क्या हमारी प्लानिंग एक साथ रहने की नहीं थी। उसके बाद बिंगहोन को देखते जो कैरेज छोड़कर चला जाता है जो उनको पीछा कर रहे थे उन्हें मारने के लिए। और जिहो कहता है अब गाड़ी कौन चलाएगा। और बाहर की ओर देखते हुए कहता है वो ठीक है बाहर एक और घोड़ा चलाने वाला है। और कहता है स्कॉलर वुन जल्दी आइए। चियोल भी इसे सुन लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है सेक्रेटरी हो मैं देख रहा हूँ आप बिल्कुल भी नहीं बदले। ध्यान से, जिस इंसान ने डिटेंशन ऑर्डर जारी किया है वो आपकी सोच से भी ज्यादा हायर अप पर है। इसे सुनकर एमसी मन में कहता है इसके पीछे कौन है और वो इतने ढीठ क्यों है। काश मैंने इस सिचुएशन पे ध्यान दिया होता इससे पहले कि हम एक कोने में फंस जाएं। तभी चियोल कहता है तो फिर ठीक है। तभी एमसी कहता है रुको, और जिहो कहता है मिस्टर जिहो प्लीज मुझे ये दे दो। तो जिहो कहता है क्या, अच्छा वो। उसके बाद वो एमसी को वो बक्सा दे देता है और एमसी कुआन को देते हुए कहता है कैप्टन कुआन प्लीज ले लो। तो कुआन भी उस बक्से को लेकर खोल के देखता है तो हैरान हो जाता है और एमसी चिल्लाते हुए कहते हैं मैंने आपकी मदद किसी ऐसी चीज के लिए नहीं की थी स्कॉलर वुन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो एमसी कहता है मुझे परवाह नहीं है तो क्या हुआ अगर ये कोई गंदी रिश्वत है। तुम मेरे बारे में जो चाहो कहो, लेकिन अगर मैं आपकी मदद कर सकूं तो कोई भी बेइज्जती सहने के लिए मैं तैयार हूँ। और प्लीज अपना ध्यान रखना। और इसके अलावा क्योंकि हमें डिटेंशन में लेने का ऑर्डर अनऑफिशियल था और हम भी इसी तरह सिचुएशन का हल कर ले तो क्या आप अब्सॉल्व हो जाएंगे। चियोल मन में सोचता है अच्छा ऐसा वो सब मेरी वजह से कर रहे हैं। तो एमसी से कहता है आपका शुक्रिया। तो एमसी कहता है नहीं मैं आपका आभारी हूँ कैप्टन कुआन। और जिहो पीछे चिल्ला रहा होता है स्कॉलर वुन जल्दी आओ। और उसका नाम डॉगरन को देखते जो घोड़े को भगाना शुरू कर देता है। और चियोल एमसी को जाते हुए देखकर कहता है स्कॉलर वुन जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें बीजिंग जरूर जाना होगा। एमसी कहता है बीजिंग, तो वो कहता है हाँ इंपीरियल पैलेस की ओर तुम्हें जरूर जाना होगा, प्लीज सेफ रहना स्कॉलर वुन। उसका सीन शिफ्ट होता है प्रिंस पे जो क्या गुस्से में कह रहा होता है क्या वो भाग गए। वो निंजा टाइप जो भी है वो कहता है वो अब उसकी तलाश में है लेकिन पकड़ में आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो प्रिंस कहता है बेशक वो है, वो लड़की बेवकूफ नहीं है, वो ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडिट क्या कर सकते हैं।
तो उसका साथी बोलता है हमने जो 3 ग्रुप बनाए थे वो पूरी तरह बेकार थे। तो प्रिंस कहता है जाओ उन कचरों को बाहर फेंक दो और दफना दो। तो वो कहता है ये हो जाएगा, हम दूसरे ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडिट से क्या कहेंगे। तो प्रिंस कहता है जिन लोगों ने हमारा पैसा छीन लिया उन्हें मार डालो और बाकी को जाने दो। अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए तो वो जिम्मेदार नहीं है। उन बॉर्डर गार्ड का क्या हुआ जिन्होंने प्रिंसेस को जाने दिया। तो वो आदमी कहते हैं हमने आपके सुपीरियर्स के सामने वो मुद्दा उठाया है, लेकिन हम उन्हें ऑफिशियल तौर पर सजा नहीं दे पाए। तो प्रिंस कहता है हम नॉर्थ सी से कोई रिपोर्ट। तो वो कहता है नहीं, हमें कोई अपडेट नहीं मिली है। तो प्रिंस कहता है हो सकता है कि वो नॉर्थ सी की जीनस बिच आइस एम्पर को सलाह दे रही हो। खैर वैसे भी वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, सभी इंसान बूढ़े होंगे और मरेंगे, चाहे वो आइस एम्पर हो या कोई और। उसका सीन शिफ्ट होता है बॉर्डर पार करने के 3 दिन बाद। जियो खुले मैदान को देखते हुए कहता है बहुत बढ़िया, क्या सीनरी है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सारा तनाव खत्म हो गया। एमसी कहता है मैंने हमेशा सुना है कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा होगा। उसका यंग लेडी को देखते हैं जो डॉग रैंक से कहती है अब से हम आपके गाइड होंगे। उसका डॉग रैंक घोड़ा चलाने की पोजीशन बिंगसोल को दे देता है। उसका देखते बिंगसोल उस घोड़ा गाड़ी को बहुत तेज से भगा रही होती है। तभी जिहो कहता है बहुत बढ़िया, कि आपको नहीं लगता कि हमारा ड्राइवर गाड़ी चलाने के मामले में नया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम बिना सड़क वाले घास के मैदान से सरपट भाग रहे हैं। ऐसा कौन सा सर्वेंट है जो इतना स्किलफुल है। तो एमसी मन में कहता है शायद इसलिए क्योंकि वो एक नौकर नहीं है। तभी प्रिंसेस कहती है मैं भी ऐसा करती हूँ। तो एमसी कहते हैं आप गाड़ी चला सकती हैं। और जिहो कहता है क्या। तो प्रिंसेस गुस्सा होते हुए कहते हैं मैं सीरियस हूँ, ये पैदल चलने से बिल्कुल आसान है। तो जिहो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है हाँ मुझे तुम पर भरोसा है। तभी यंग लेडी बोलती है मेरी बहन ने जो कहा वो सच है। एमसी मन में कहता है मैं 12 प्रिंसेस पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि यंग लेडी झूठ नहीं बोलेगी। और यंग लेडी कहती है मैं तो घोड़ों के साथ भी अच्छी हूँ। और मुझे नहीं पता वो ये सब शर्माते हुए क्यों कहती है।